वेलकम दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। तो आज हम सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके कुछ टाइप्स, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, एमरफस सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक आज इतना इतना चीज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, इससे सब एक प्रकार से अवेयर है कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लिख लीजिए। दीज, क्या कह सकते हैं, हाँ, दीज स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are held together by a strong force of attraction। मतलब मैटर के कितने फॉर्म है सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की वह फॉर्म जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके क्या क्या हो सकता है? आपका एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कुछ भी हो सकता है एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो मैटर की वह फॉर्म जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहली, ये ऑब्वियस सबको पता होगा, दे हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वैल्यू। ठीक, जो भी आपका सॉलिड होगा उसका मास, शेप, साइज सब क्या होगा? फिक्स होगा, डेफिनेट होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्या? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस कम है तो सिंपल सी बात है कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो तीसरा पॉइंट इसी पे है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग। ठीक है, तीसरा पॉइंट सबको क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिए। दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने मीन पोजीशन, मतलब अपने स्थान पे ही क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे आर इनकम्प्रेसिबल मतलब हम जो भी सॉलिड होगा उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल। ठीक, तो पांचों पॉइंट सबको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या सबसे अच्छा बात है आप उस पर लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप। सॉलिड स्टेट के टाइप कौन कौन से हैं? दो टाइप के हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एंड दूसरा आपका है एमरफस
सॉलिड। ठीक है, सॉलिड कितने पार्ट डिवाइड है? दो पार्ट में। पहला हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दूसरा हमारा है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में 101% आना ही आना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड। तो ध्यान से देखिए और लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ध्यान से देखिए। रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for long range order, long range order। ध्यान देखिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो सॉलिड में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो पहली बात तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ध्यान से एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? रेगुलर ऑर्डर होगा। ठीक है, एक डिसिप्लिन मैनर में सॉलिड फॉर्म में अरेंज रहेगा। ठीक, ये देखिए। और ये आपका लॉन्ग रेंज मतलब आपको सेम इसी तरीके से आपको पूरे क्रिस्टल में दिखेगा। ठीक है, तो यही मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब जो इनका जो ऑर्डर होगा आपका लॉन्ग हो, मतलब पूरे क्रिस्टल में आपको ऐसा ही दिखाई देगा आपका। ठीक है, और दूसरा क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब डिसिप्लिन्ड मैनर में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज रहेगा। ठीक, इसमें लिख लीजिए इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle for short range order, short range order। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे पहली बात तो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब उनका कोई डिसिप्लिन्ड मैनर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज नहीं होंगे। ठीक, इरेगुलर मैनर में आपका अरेंजमेंट रहेगा। दूसरी बात क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मान लीजिए कोई उसमें आपको अरेंजमेंट दिख भी रहा है तो वो सिर्फ कुछ ही दूर तक दिखेगा, उसके बाद डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये आपका है, ये मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है, मान लीजिए ऐसे सेम, ये देखिए, ये देखिए। अब पता चला यहाँ तक चला, उसके बाद बीच में गैप हो गया, ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका अरेंजमेंट कैसा होगा? इरेगुलर होगा। और दूसरी बात क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे कैसे होंगे? एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब इस एन आइसोट्रॉपिक क्या मतलब है? अब ये ध्यान से देखिए, कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक। तो इसमें लिख लीजिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब एक ही क्रिस्टल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका दिखा रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कांस्टेंट पार्टिकल का ऑर्डर है। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए, अभी हम एक बना लेते हैं उसके बाद।
चलिए मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे आप मान लीजिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो मान लीजिए आप, ये कोई आपका सॉलिड स्टेट है या सॉलिड क्रिस्टल है, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो अलग वैल्यू, अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाते हैं तो अलग वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा, एन आइसोट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आपको हर डायरेक्शन में एक अलग वैल्यू मिल जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा इसमें लिख लीजिए एमरफस में, ये कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब, मतलब आप पूरे क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में आप फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट कीजिए, आपको सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाइए, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे जिस डायरेक्शन में जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। किसमें, आइसोट्रॉपिक का यही मतलब है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हैं। और एन आइसोट्रॉपिक में क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी, अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग वैल्यू। इसमें क्या है, अलग डायरेक्शन लेकिन वैल्यू क्या है, सेम। किसी भी डायरेक्शन में जाइए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम मिलने वाली है, ठीक। 2 पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब, मान लीजिए कोई आपका सॉलिड क्रिस्टल है, अगर वो 120 डिग्री पे कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है, मतलब जैसे ही उसको 120 डिग्री सेल्सियस मिलेगा वो क्रिस्टल पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब, शार्प मतलब जितना है, जैसे उस टेम्परेचर पे आएगा आपका पूरा सॉलिड क्रिस्टल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या होगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब मान लीजिए 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक। समझना, एग्जांपल हमने लिया है कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में किसी भी पॉइंट पे ये मेल्ट हो सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के रेंज में ही ये मेल्ट होगा आपका, लेकिन जो आपका क्रिस्टलाइन है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, ट्रू सॉलिड। जितने भी आपके क्रिस्टाइल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कैसे हैं, ट्रू सॉलिड हैं। और ये कैसा है आपका, स्यूडो सॉलिड, क्या है, स्यूडो सॉलिड, ठीक। या आप दूसरा नाम दे सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक। अब ये ध्यान से देखिए, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सब क्या है, ट्रू सॉलिड है। और जितने भी आपके एमरफस सॉलिड है उसमें हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो मतलब झूठा, देखने में तो आपको लगेगा सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं ग्लास, ग्लास आपको देखने में तो लगेगा कि सॉलिड है लेकिन वो एक्चुअल सॉलिड नहीं है। वो कैसा सॉलिड है, एमरफस सॉलिड है। और दूसरा नाम क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। एमरफस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। या क्या दूसरा नाम क्या है, स्यूडो सॉलिड। इसका क्या मतलब है, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसका मतलब ये है कि इसमें जो है फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एमरफस सॉलिड में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे
मूव कर सकते हैं लेकिन वेरी स्लोली। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए कोई, जैसे आपने कोई पुरानी बिल्डिंग देखी हो आपने, तो जो वहां पे कांच रहता है, जो शीशा रहता है आपका, उसमें क्या होता है, जब आप नीचे देखेंगे बॉटम पे, नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा वो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। जो आपका कांच रहेगा नीचे की साइड, बॉटम साइड थोड़ा सा थिक हो जाता है, ठीक, मोटा हो जाता है। उसका यही रीजन है कि वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब वो ट्रू लिक्विड, ट्रू सॉलिड नहीं है। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, एग्जाम्पल जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, ETC, ये सभी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, सब क्या है, एमरफस सॉलिड। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे 5 पॉइंट देख लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कब हम देखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।